अभिवादन। आज हम कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों की ताज़ा हलचल पर नज़र डाल रहे हैं। बजाज फाइनेंस है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, डी-मार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज और हाँ, टाटा मोटर्स। हमारे पास इनके ना Q1 अपडेट्स के कुछ शुरुआती इशारे हैं और कुछ स्ट्रेटेजिक बातें भी। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि इनमें खास क्या है। बिल्कुल। देखते हैं कि बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग के ये जो ट्रेलर आंकड़े आए हैं वो क्या कह रहे हैं। डीमार्ट का रेवेन्यू कैसा दिख रहा है और रिलायंस एफएमसीजी में क्या कर रहा है वो भी देखेंगे। और हाँ, टाटा मोटर्स की जैगुआर यूरोप में जो हुआ है वो तो काफी चौंकाने वाला है। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। नहीं, पहले बजाज फाइनेंस। इनके Q1 रिजल्ट से पहले कुछ नंबर्स आए हैं। क्या कहानी है इनकी? देखिए, कई चीजें ऊपर गई हैं। कस्टमर फ्रेंचाइजी में करीब आप कह सकती हैं 4.69% की ग्रोथ है। नए लोन जो बांटे हैं उनमें 23% का उछाल है। और जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है AUM वो 25% बढ़ा है। 25% AUM ग्रोथ? ये तो काफी अच्छा है। हाँ, और डिपॉजिट बुक भी वो भी 15% ऊपर है। तो मतलब ये एक मजबूत परफॉर्मेंस मानी जाएगी या बस ठीक ठाक जैसी उम्मीद थी? नहीं नहीं, एक बड़ी कंपनी के लिहाज से ये मजबूती कहा जाएगा। मतलब स्टेबल लेकिन मजबूत ग्रोथ। और ऐसा ही कुछ बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी दिखा है। उनके भी शुरुआती आंकड़े आए हैं। लोन डिसबर्समेंट बढ़ा है, करीब 14,640 करोड़ हो गया। AUM में 24% की ग्रोथ है। अच्छा। और उनका लोन एसेट भी पहली बार 1 लाख करोड़ के पार चला गया है। तो प्रदर्शन बजाज फाइनेंस जैसा ही है, काफी सॉलिड। तो बजाज ग्रुप से स्थिरता के संकेत हैं। अब जरा रिटेल पर आते हैं। डी-मार्ट, इनके भी वो ट्रेलर आ गए? हाँ, डी-मार्ट का भी अपडेट है। जून 2025 वाली तिमाही का स्टैंडअलोन रेवेन्यू, मतलब सिर्फ डी-मार्ट स्टोर्स का, वो करीब 16,000 करोड़ रुपए रहा है। 16,000 करोड़। पिछले साल कितना था? पिछले साल इसी क्वार्टर में 13,711 करोड़ था। तो बढ़त तो साफ दिख रही है। हाँ, बढ़त तो है और स्टोर्स भी बड़े होंगे। जी, 30 जून तक इनके स्टोर्स की संख्या 424 हो गई है। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ टॉप लाइन अच्छी दिख रही है? मतलब मुनाफे का क्या सीन रह सकता है? ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ये तो बस रेवेन्यू है, टॉप लाइन। असली कहानी तो बॉटम लाइन में पता चलेगी जब सारे खर्चे वगैरह हटाएंगे। तो उसके लिए तो हमें पूरे Q1 नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। देखना होगा मार्जिन पर क्या असर पड़ा है। समझ गया, ओके। अच्छा, अब एक और बड़े प्लेयर की बात करते हैं, रिलायंस। वो अपने कंज्यूमर गुड्स बिजनेस FMCG को लेकर कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। रिलायंस क्या कर रहा है कि अपने जो FMCG ब्रांड्स हैं, कैंपा कोला है, इंडिपेंडेंस है और भी हैं, करीब 15 ब्रांड्स हैं कुल, उनको एक नई सब्सिडरी कंपनी में डाल रहा है। नई सब्सिडरी? हाँ, सुनने में आ रहा है कि इसका नाम न्यू RCPL हो सकता है। और ये सब वो अपने जियो और रिटेल के जो IPO लाने वाले हैं उससे पहले कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तैयारी है उसकी। लेकिन क्यों? मतलब एक अलग कंपनी बनाने का क्या लॉजिक है? देखिए, लॉजिक ये है कि इन सारे ब्रांड्स को एक जगह लाया जाए, एक छतरी के नीचे। इससे मैनेजमेंट आसान होगा, इनका वैल्यूएशन ठीक से हो पाएगा और आगे चलकर अगर फंडिंग उठानी हो या वैल्यू अनलॉक करनी हो तो वो भी आसान होगा। तो बेसिकली इस बिजनेस को एक अलग पहचान देने की कोशिश है। वैल्यूएशन की बात की आपने, कुछ अंदाजा है इसका? हाँ, एक अनुमान है कि FY25 के हिसाब से इस FMCG बिजनेस की वैल्यू करीब 11,000 करोड़ रुपए हो सकती है। 11,000 करोड़? ओके, पर क्या ये कंपनी अलग से लिस्ट होगी? ये अभी तक क्लियर नहीं है, हो सकता है बाद में हो, पर अभी इस पर कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए अब उस खबर पर आते हैं जिसने काफी लोगों को चौंकाया है। टाटा मोटर्स, जैगुआर की सेल्स यूरोप में 97.5% गिर गईं। ये नंबर तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। 97.5% की गिरावट। मतलब पिछले साल जून में जहां यूरोप में करीब 1961 गाड़ियां बिकी थीं, वहीं इस साल जून में सिर्फ 49। सिर्फ हाँ। 50 भी नहीं। ये तो लगभग ठप हो जाने जैसा है। इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? कुछ तो वजह होगी इतनी बड़ी गिरावट की। हाँ, सोर्सेस 3 मुख्य कारण बता रहे हैं। पहला, उनकी जो रीब्रांडिंग हुई थी हाल में, लोगो वगैरह बदला था, वो शायद लोगों को, कस्टमर्स को पसंद नहीं आई। अच्छा, रीब्रांडिंग का असर? ऐसा लग रहा है। YouTube पर उस रीब्रांडिंग वीडियो के कमेंट्स भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे थे। दूसरा कारण बताया जा रहा है EV ट्रांजिशन। अच्छा। कंपनी अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस कर रही है। और तीसरा, एक स्ट्रेटेजिक प्रोडक्शन हॉल्ट था।
मतलब उन्होंने जानबूझकर प्रोडक्शन कुछ समय के लिए रोका हुआ था। प्रोडक्शन रुकने से गिरावट तो होती, ये तो समझ आता है, पर 97.5%, क्या ये सिर्फ प्रोडक्शन हॉल्ट से हो सकता है या फिर वो रीब्रांडिंग वाला एंगल ज्यादा बड़ा है? देखिए, प्रोडक्शन हॉल्ट से गिरावट तो एक्सपेक्टेड थी, पर इतनी ज्यादा ये बताती है कि शायद मामला सिर्फ सप्लाई चेन का नहीं है। ऐसा लगता है कि वो जो रीब्रांडिंग पर नेगेटिव रिएक्शन था और शायद ईवी पर एकदम से शिफ्ट होने को लेकर जो कंफ्यूजन या हिचक है ग्राहकों में, उसका असर उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा पड़ा है। ये टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ा झटका है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा बजाज से तो स्थिरता और मजबूती है, डी-मार्ट में रेवेन्यू अच्छा है पर प्रॉफिट पर सवाल है, रिलायंस अपने एफएमसीजी बिजनेस को नई शक्ल दे रहा है और टाटा मोटर्स के लिए जगुआर एक बड़ी चुनौती बन गया है यूरोप में। हाँ, और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है, खास तौर पर जगुआर वाला मामला। मतलब एक इतने पुराने आइकॉनिक ब्रांड की पहचान, उसकी विरासत, जब कंपनी बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव करती है जैसे कि पूरी तरह ईवी बनना, तो वो कितनी नाजुक हो जाती है ना। सही बात है। क्या भविष्य के बड़े लक्ष्यों के लिए आप वर्तमान में इतना बड़ा नुकसान झेल सकते हैं या फिर इसमें एक संतुलन साधना ज्यादा जरूरी है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।